के टॉपिक्स थे। और आज हम लोगों ने ये देखी ये फिल्म बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले तो ऐसी फिल्में बनी भी नहीं थी। तो 2014 के इलेक्शन में हुआ, हमारे मन में कहीं कोई कुछ ये नहीं था। एक सरकार थी, उससे लोग परेशान थे। एक नई सरकार आई, एक आशा की उम्मीद की किरण दिखी, सारे लोग खुश थे। कुछ भी नहीं हुआ, हाँ इसको तो जाना था और इसको आना था। 19 में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन वहां से सवाल खड़े हुए कि ईवीएम बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। तो ईवीएम के बाद से जब 19 का चुनाव हो गया, तो उसके बाद से 24 में और ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन, इसमें ये दूसरी चीज आ गई। अब उसके ऊपर बात हो रही, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, डिस्कशन हो रहा है। अब हो सकता है कि हम सारे लोग इस पे बात कर रहे हो, वो किसी चौथी चीज पे काम कर रहे हो। राइट। कहते हैं ना कि अक्सर कि जहां से आपका सोचना खत्म हो जाता है, वहां से वो सोचते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा हो। लेकिन एक चीज जो है कि लोगों का अविश्वास बढ़ा है, लोगों का भरोसा कम हुआ है। मैं सिर्फ इस पे बात करता हूं, कितना फैक्ट है, कितना अच्छा है, कितना गलत हुआ है, कितना वोट चोरी हुआ है, नहीं हुआ है, ये मैं नहीं समझ सकता हूं। लेकिन अगर भरोसा कम हो जाता है तो लोगों को ये लगता है कि नहीं शायद ऐसा हुआ होगा, जो धीरे धीरे पब्लिक को लगने लगा है। तो मैं अपने छोटे छोटे जोक्स और अपने फन के माध्यम से अपनी बातें रखता हूं। एक बच्चे के 85% मार्क्स आ गए, उसके बाद कोई यकीन नहीं हुआ, ये मेरा नालायक बच्चा, इसके 85% मार्क्स। बहुत कंफर्म करने की कोशिश की। जब बेटा आया शाम को, उससे पूछा, तेरे बेटा कहां से 85% मार्क्स आ गए, तेरे कैसे आ सकते हैं 85%? तेरा आज तक 50% नहीं आया, 85 कैसे आ गया? तो बच्चे ने बोला कि इस बार मेरा एग्जाम इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किया। तो कहने का मतलब ये है, जब हम फिल्म देखने जाते हैं ना, तो सिगरेट को लेकर के एक वैधानिक चेतावनी आती है या कहीं, तो आगे बढ़ने से पहले वैधानिक चेतावनी वो ये है कि अपने वोटर लिस्ट की जांच नियमित करते रहें। ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। किसी भी वोटर लिस्ट में आप मृत पाए जा सकते हैं। हो रहा है बिहार में। अब यहां से आगे बढ़ते बढ़ते मामला बिहार तक भी पहुंच गया, और बिहार में नारा भी लगाया गया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो हम लोग तो अपने तरीके से देखते हैं। मैं इस नारे को मानता नहीं। वोट चोर गद्दी छोड़, ये क्या नारा हुआ? वोट चोर गद्दी छोड़ मतलब तुम्हारी बात मान लेगा, गद्दी छोड़ के चला जाएगा। जिसको गद्दी छोड़नी होती वो वोट चोरी करता क्यों? और दूसरी बात, मुझे लगता है कि नारा भी गलत जगह दिया गया बिहार में। गद्दी छोड़कर बाजू में नेपाल था, नेपाल वाला ओली गद्दी छोड़ के भाग गया। तो मैं अपनी चीजों को ऐसे ऑब्जर्व करता हूं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मैं यहाँ जो कुछ बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। कि बहुत सारे लोग पिछले काफी सालों से लगातार झूठ बोल रहे हैं और मानते भी नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो झूठ बोल ही रहे हैं, दूसरे को सच भी नहीं बोलने देते। तो झूठ बोलना एक कला है, और इस कला में एक शख्स बहुत माहिर है। वो शख्स लगातार झूठ बोल रहा है, सालों से झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल करके राज कर रहा है। झूठ बोलने में उसे कोई परेशानी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कंफ्यूजन है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। अरे मैं बड़े छोटे की बात कर रहा था। आपने कंफ्यूजन बोला तो मैंने क्लियर कर दिया। मैंने बड़े छोटे में, है ना? वाह, वही मैंने कहा कि बड़े के छोटे। डोनाल्ड ट्रंप मतलब रेगुलरली झूठ बोल ही रहा है। सीज फायर मैंने कराया, फिर आगे बोलता है सीज फायर हमने कराया। थैंक गॉड हमारे यहाँ कुछ सच्चे लोग हैं जो हमें आकर के बताते हैं कि ये झूठ बोल रहा है।
वो फिर आगे बोलता है सीज फायर हमने कराया, नहीं ये झूठ बोल रहा है, सीज फायर हमने कराया, झूठ बोल रहा है, सीज फायर हमने, ये फिर झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है। फिर अचानक एक दिन वो आकर के बोलता है हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड। फिर ये आके बोलता है इस बार ये सच बोल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जस्ट मैंने ऐसे ही सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलना किसने सिखाया अरे भगवान, किसने सिखाया होगा, सोचता रहा। फिर मुझे लगा कि किसी के अंदर भी बुरी आदतें, गंदी आदतें, बैड हैबिट्स, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड ही लगाता है। और कमाल की बात, एक तरफ वो बेस्ट फ्रेंड बोलता है, दूसरी तरफ 50% टैरिफ भी लगाता है। तो हमने ये कैसी फ्रेंडशिप है कि तुम टैरिफ भी लगाता, बोलता नहीं एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को टैरिफ बहुत पसंद है। मैं बोला उसको टैरिफ नहीं तारीफ कहते हैं। तो इलेक्शन चल रहा है, हमने महाराष्ट्र का इलेक्शन भी देखा, यहाँ बोला कुछ और जाता है, होता कुछ और। हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, इनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद नेतृत्व इधर, चेहरा उधर, तो कहीं से कुछ और निकाल करके रख दिया जाता है। महाराष्ट्र में भी तो हुआ था ना, जो पहले सीएम थे शिंदे साहब, उनके चेहरे पे, उनके नेतृत्व में, और बाद में तो वही अभी बिहार में हो रहा है, इनके नेतृत्व में, इनके चेहरे पे जेडीयू जेडीयू जेडीयू, और चुनाव के बाद देखना हुआ ही। और बातें देखिए, जो जेन्युइन इश्यूज है उन पे बात ही नहीं होती है, और सबको ये बताया जाता है कि हम लोग देखिए कितने ट्रांसपेरेंट लोग हैं, हमारे यहाँ कभी कोई करप्शन नहीं हुआ, हम कितने अच्छे लोग हैं। बिहार में पिछले एक साल के अंदर 20 से 22 पुल गिरे हैं। ये क्या विदाउट करप्शन गिर गए? सही बात है। मतलब पुल कैसे गिर गए? पुल को शर्म आ रही थी, नदी में कूद गया? या पुल बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे, उन्होंने अपनी ऑनेस्टी प्रूफ करने के लिए नदी में छलांग लगा दी, सॉरी मैंने कोई भी सीमेंट नहीं खाई, तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना लगा दो। मतलब बिहार में तो ये हालत है कि आदमी सुबह काम पे जाता है, लौट के आता है, पुल गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है, गया तो इधर ही से, तो वापस कैसे जाए? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, थोड़ी देर वेट करो, हो सकता है कोई दूसरा पुल उधर से बह के आ रहा है। इतने सारे पुल, और करप्शन नहीं हुआ है, बहुत नीट और क्लीन, बड़ी अच्छी छवि है। तो कई बार बोला भी जाता है करप्शन नहीं हुआ, करप्शन नहीं हुआ, लेकिन कैसे नहीं हुआ, हमें हमारे तक पहुंचा नहीं, उसकी खबर नहीं पहुंची। कैग की रिपोर्ट आती है, वहाँ बिहार में भी कैग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि ये है। वो कैग की रिपोर्ट आई, लेकिन वो कहाँ पर पड़ी हुई है, पब्लिक और मीडिया कहाँ तक पहुंची, किसी को कोई पता नहीं। और जब चुनाव होता है तो ये कैग की रिपोर्ट, ये भ्रष्टाचार, ये सब किनारे, भाइयों बहनों, मेरी माँ को वहां जो बिहार के लोग रोज गालियां दी जा रही, उनको, उनका जीवन गाली बन चुका है। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, पलायन करके इधर उधर भाग रहे हैं। क्या है? हमारी माँ को गाली नहीं। अब इस पे चुनाव होगा, वो कैग की रिपोर्ट कोई मतलब नहीं उसका, भ्रष्टाचार का हुआ कोई मतलब नहीं, गाली दी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात ही नहीं होती। अब एक और इशू है जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। कल वहां पर रैलियां थी कि इस बार चिल्ला करके भी बात करते हैं, ऐसा लगता है बहुत सही बोल रहा होगा, जिसको नहीं मालूम है ना। इस बार बिहार में बिहार की जनता सरकार बनाएगी, घुसपैठिए नहीं बनाएगी। घुसपैठिए कहां से आ गए? SIR भी करा लिया, और भी जो भी हथियार थे वो भी ट्राई कर लेते, कहां? और मैं तो खुद मानता हूं कि नहीं, घुसपैठियों का कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है इनका ट्रीटमेंट।
क्योंकि अभी बिहार में देखिए दिवाली, छठ पूजा, बिहारी लोग नहीं पहुंच पा रहे, घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। कोई ट्रेन के डब्बे में कोई धक्के खा के, कोई टॉयलेट में बैठा हुआ है, कोई बीच में छूट गया, कोई नहीं पहुंच पाया, कोई कितना मुश्किल है। बिहार का आदमी बिहार नहीं पहुंच पा रहा, घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। और इनका मूवमेंट भी देखिए कितना फास्ट है घुसपैठियों का। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में थे, बहुत अच्छे राजू भाई। दिल्ली का इलेक्शन खत्म होते ही चलो बिहार। अभी उससे पहले झारखंड में थे, हाँ सही है। झारखंड से दिल्ली आए, यहाँ महाराष्ट्र में भी थे, बीच में एक दो हमने सुने ये घुसपैठिए लोग, घुसपैठिए। अब बस बिहार में चुनाव खत्म ही है, 14 नवंबर को सब हो जाएगा। उसके बाद फिर वो लोग अपना बैग पैक करके चलो बंगाल चलो, असम चलो। तो हम लोगों को कहीं जाना होता है, नॉर्मली ट्रेन की टिकट नहीं मिलती, फ्लाइट नहीं मिलती, ये घुसपैठिए हमारे देश में वाकई में एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इतने साल हो गए यहाँ, तो आप परंजय जी आप इसमें लगे हुए, इतने वोटर कैसे बढ़ गए, इतने कैसे कम हो गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। यहाँ पर घुसपैठियों का नंबर नहीं पता चल रहा है। वो तो होना चाहिए ना सरकार के पास, अब किस बिहार पे घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्ला रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। सही बात। कुछ है नहीं, ये घुसपैठिए लोग, ये घुसपैठियों को अरे घुसपैठिए घुसपैठिए। बेचारा बिहार का आदमी बिहार में भूखा मर रहा है, ये घुसपैठिए कहां से आगे मजे कर रहा है वहां पे। तो जो मेन मुद्दे हैं, मेन चीजें हैं, वो सामने आती ही नहीं। और सबने जैसे बताया कि जो लाडकी बहना ये वो, तो एक एज ए लेमैन जो हम लोग देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता डिटेल में। आप लोग तो रिसर्च भी करते हैं और जगह जगह पे जा करके बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि लाडकी बहना अगर आया, ये चुनाव के पहले ही क्यों आया? चुनाव के बहने, वो चुनाव के पहले जो है ये बहनें कौन थी? लड़की नहीं थी, लड़का थी। चुनाव आते ही 2-3 महीने हमारे बाछी लड़की बहना, बहना पकड़ 3 महीने, 3 महीने का एक साथ दे दिया। अब मुझे डाउट कहां से होता है, आपने दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लड़की बहना, लेकिन इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद स्क्रूटनी हुई, ये लड़की बहना अच्छा दिख रहे, ये पार्टी वाले, स्क्रूटनी हुई तो कितनी बहनों का सबका नाम इनको हटा दिया। तो आपने पहले क्यों नहीं किया? देने से पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए कि हमको किसे किसे देना है। तो देते समय तो आपने आंख बंद करके दे दिया सबको। इट मीन्स कि आपने अपने बेनिफिट के लिए दिया, नहीं तो आप बाद में स्क्रूटनी नहीं करते। स्क्रूटनी आपको पहले करनी चाहिए। अभी बिहार में भी पैसे देने से या जो भी है, वेलफेयर है, जो भी है सरकार दे रही है, लेकिन अभी 10,000 रुपए की 10 सालों से 15 सालों से भी आपने पहले कभी क्यों नहीं दिया? एकदम ठीक चुनाव के पहले। तो मुझे ये लगता है कि ये घूस है, रेवड़ी भी नहीं, ये घूस है। रेवड़ी अलग चीज होती है, छोटा रूप है वो। ये सीधा सीधा घूस है। और ये फेयर इलेक्शन, आप वोटर परसेंटेज और वोटिंग लिस्ट पे बात करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये गवर्नमेंट है इनकी, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, सिस्टम है, इनके पास नेटवर्क है। इन्होंने 10-10 हजार रुपए तुरंत सबको दे दिए एक क्लिक में, इतना पैसा था इनके पास। अब अपोजिशन के पास तो पैसे नहीं है, वो तो पैसा नहीं दे सकता है, वो प्रॉमिस ही कर सकता है कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तब हम ये करेंगे। अब आप सिंपली सोचिए, आप कोई सामान लेने किसी दुकान में जाते हैं, तो आप उसको बोलते हैं दुकानदार मुझे ये सामान दे दो और 1 महीने बाद में तुम्हारा पैसा दे दूंगा। भले तो हमें 2 रुपए ज्यादा लगा दो, 10 रुपए का सामान है 12 रुपए में दे दो, हमें दे दो, पैसा 1 महीने बाद देंगे। दूसरी तरफ दूसरा बंदा आता है, बोलता है ये पकड़ धोखा, कितना माल दे दे, दुकानदार किसको देगा? तो एक साइकोलॉजी भी है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बताया ना कि पहले ईवीएम की बात करते थे, बाद में फिर ये नए वोटर
बढ़ गए, इतने कम हो गए, और इलेक्शन शाम को 5 बजे के बाद इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं? इसके बाद ये अगला इनका कुछ नया हथकंडा होगा। जब तक आप ये समझेंगे, इस पे विचार करेंगे, फील्डिंग लगाएंगे, ये करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये तो है ही नहीं, खत्म हो गया उनका। और वो नई वाली चीज वो जब तक पकड़ में नहीं आएगी, और इसमें कहीं ना कहीं जो मीडिया की हालत है, नेशनल मीडिया जो गांव-गांव, घर-घर तक, लोगों तक, जहां तक पहुंचता है, उसको किस तरीके से। मुझे तो याद है कि गांधी जी के 3 मंत्र थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। तो जो बुरा ना बोलो वाला बंदर था, एक दिन मुझे नोएडा में एक न्यूज चैनल में मिला। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है? बोला चैनल ज्वाइन कर लिया। वो बंदर था बुरा ना बोलो वाला। तो हमने उससे पूछा बाकी के दोनों बंदर कहाँ गए? कहने लगा उन दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा तुझे क्यों नहीं ले गए? बोले नहीं, वहां पे सिर्फ 2 ही लोगों का काम होता है। 2 लोगों से वहां पे सारा काम हो जाता है, तीसरे की जरूरत ही नहीं। क्या बात है, अच्छा लॉजिक है। फिर भी हमने कहा को बोलना चाहिए, मैंने बोला कि यार मेरे को भी। बोला नहीं नहीं, तू ये इधर ही काम कर अभी, और जब जरूरत होगी तो ईडी भेज के बुलवा लेंगे। तो मैं इसके लिए इधर न्यूज चैनल पे हूँ। मेरे को बोला कि उधर डायरेक्ट एंट्री नहीं है, तो इधर काम कर, बात एक ही। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, अच्छी चीज़ों को निकाल के ला रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपने अपने लेवल पे फाइट कर रहे हैं और अपनी बातों को आगे ला रहे हैं। लेकिन झूठ इतना हावी हो गया है कि झूठ के नीचे सच मतलब काफी दबा रहता है। सच को ट्रेवल करने के लिए जब तक सच ट्रेवल करके कहीं पहुंचता है, तब तक झूठ का नया कुछ अटैक आ जाता है। तो ये सब अभी देखिए, नेपाल में जो कुछ भी हुआ, वहाँ का जेनजी सड़कों पे आ गया, बहुत सारे ये हो गया। तो हमने कहा बात सिर्फ नेपाल में जेनजी सड़कों पे नहीं है, पूरी दुनिया में जेनजी सड़कों पे ही है, इंडिया में भी है, जगह जगह सड़कों पे हैं लोग। हमने कहा जितने जेनजी हैं वो सड़कों पर हैं और मजे बुजुर्ग लोग मार रहे हैं। 80 साल का ट्रम्प, 79 का नेतन्याहू, 78 का पुतिन, 76 का जिनपिंग और 75 वाला तो मजे मार ही रहा है। अच्छा, बाकी दुनिया में आपने देखा होगा जो जेनजी है, जेनजी का एज ग्रुप मतलब बिटवीन 20 to 28, 26 जो भी है, ये जेनजी ग्रुप है बाकी दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ देखिए 75 ईयर ओल्ड जेनजी, 75 ईयर ओल्ड जेनजी, और मैं प्रूव कर सकता, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं। 75 ईयर ओल्ड जेनजी जब वो रैलियों में चीजों में जाते तो सामने कितने लोग बैठे रहते हैं, उसमें से 30 साल, 25 साल, 40 साल, 50, 60 साल मैक्सिमम जो रैलियों में बैठे हैं। वहां पर जाकर आपका ये बेटा आपका ये बेटा गारंटी देता है, आपका 40 साल का बाप, 75 साल का बेटा, तो मैं असली जेनजी तो यही हुआ। तो नेपाल में आपने देखा होगा सब जो कुछ भी हुआ, वहां पे मीडिया हाउसेस में भी आग लगा दी गई। तो मैंने कहा ऐसे मीडिया हाउस में आग लगा दी थी जो खुद आग नहीं लगा सकता है। हमारे यहाँ मीडिया को देखिए, आत्मनिर्भर है, कोई और आके आग लगाए उसको जरूरत नहीं पड़ती है। शाम को 5-6 बजे से खोल लीजिए, 2-3 घंटे शाम को ठीक ठाक आग लगा कर
कितने चेंजेस आए अभी मीडिया की अगर बात करें तो ये जो पाकिस्तान के साथ जो भी लफड़ा पंगा हुआ तो सबसे ज्यादा तो मीडिया नहीं यहाँ पर रात रात भर लगे रहते थे और इतने लाउड मतलब ये होते कि आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते। पहले अगर देखें क्या दौर था जब दूरदर्शन का शाम को आप 8 बजे टेलीविजन खोलते थे समाचार शुरू होता था तो एक बहुत ही सौम्य सी महिला या सज्जन जो भी आते थे, नमस्कार, शाम के 8 बज चुके हैं, पेश है इस वक्त की खास खबर। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए कल जापान रवाना होंगे। वहां पर 2 दलों के बीच में एक प्रखर वार्ता होगी। अब पेश है मौसम के समय, मतलब कितने शालीन तरीके से आज आप शाम को 8 बजे 7 बजे के नमस्कार आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो और ऐसे चिल्लाता है, मतलब आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल। हमने कहा नहीं देखना नंबर 1 मैंने चेंज किया चैनल, दूसरे चैनल पर गया, वहां पर भी आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 ये भी नंबर 1। तीसरे चैनल पे गया, वो भी कह रहा मैं भी नंबर 1। चौथे पे गया, आप देख रहे हैं नंबर 1। हमने कहा जितने भी 2 नंबर के लोग सब नंबर 1 बने हुए और कितना कंफ्यूज किया इंडिया पाकिस्तान का जो भी इन्होंने तो बाकायदा बोल दिया था, डिक्लेयर कर दिया था ये नीचे कराची पे कब्जा कर लिया है, कराची पे कब्जा हो चुका है, अब इस्लामाबाद की बारी है। मैं दूसरे चैनल पे गया, उसने फैसलाबाद पे कब्जा कर लिया, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। मैं सो गया था। हमने कहा हमारे यहाँ चैनलों की कमी नहीं, सुबह तक पाकिस्तान अपना होगा। इतना चैनल, एक चैनल पे तो मैंने देखा कि पाकिस्तान मांग रहा है भीख, पाकिस्तान मांग रहा है भीख, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। हमने कहा ना तो वो भीख मांग रहा है ना घुटने टेक दिए हैं, आज जुम्मे के दिन वो बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं। और रात रात भर चिल्लाते रहते थे, यहाँ कब्जा कर लिया, वहां कर लिया, इधर कर लिया, और सुबह घर जाते थे वापस। तो एक एंकर रात भर चिल्लाने और कब्जा करने के बाद में सुबह घर जा रहा तो बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठा और ड्राइवर ने पूछा साहब कहाँ लेना है? कराची के पेशावर। एंकर ड्राइवर पे भड़क गया, कितनी बार मना किया है कि तुम न्यूज चैनल मत देखा। तो न्यूज चैनल्स का एंटरटेनमेंट चैनल बने हुए हैं जो जितना